चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है क्या? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और मैं दिख रहा हूं? अगर दोनों चीजें, नाइट इवनिंग गुड इवनिंग सब लिख दिया है। कैलाश, रविता ने, रावत ने, ओके भाई। रूप सिंह ने भी गुड इवनिंग लिख दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रविता, दिव्यानी, लक्ष्मण, शिवानी, जितेंद्र, आयुषी, धनुष, कैलाश, लक्ष्मण, रावत, धनुष, बढ़िया। मतलब कुलदीप, प्रियंका, चलो मतलब सब क्लियर है ना? बहुत शानदार। आज कैमरा कुछ खिलाया पिलाया है खिला पिला दिया है कैमरे को। चलो, है ना? तो अपन आज सेटिंग तो करीब एक हफ्ते से चल रही है। एक हफ्ते से मैं कैमरे में ही लगाया हुआ हूँ एक्चुअली। ईमानदारी से मैं बताऊं, मैं आपको, पहले जो कैमरा था वो डीएसएलआर कैमरा था। मैंने कैमरा चेंज कर दिया। पहले डीएसएलआर कैमरे में क्या था कि वो हर 20 मिनट में उसको एक बटन दबाना पड़ती थी और बैटरी ज्यादा नहीं चलती थी। तो कैमरा फिर डीएसएलआर की जगह पर मिररलेस कैमरा लिया है। तो मिररलेस फिर और ज्यादा थोड़ा एडवांस होता है, तो उसको सेटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। रामचंद्र ने हैंड रेस किया है। रामचंद्र, जो कुछ भी है आपको मैसेज में ही लिखना है, हैंड रेस से कुछ नहीं है भाई मैसेज, क्योंकि हाँ, मोटिवेशनल के साथ शुरू करते हैं। पुष्पेन ने लिख दिया, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं भाई मोटिवेशनल शायरी से। और आज की जो मोटिवेशन शायरी है वो है, कोई रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई बुक में आंख गड़ाकर बैठा है। वाकई में भाई, इस बार जो कंपटीशन है ना, वो बहुत खतरनाक कंपटीशन है। ये समझ लो कि लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। आपके अलावा भी हो सकता है अपने क्लासेस के अलावा और जगह से भी क्लासेस स्टूडेंट ले रहे हैं। जगह जगह से, अलग अलग जगह से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते भी है कि सर कहीं और से हम क्लासेस लें या कहीं और से तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं बोलता हूँ भाई, जो आपको सुटेबल हो, जो आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो, वो आप करो। लेकिन कंपटीशन वाकई में इस बार बहुत ज्यादा है। पहले तो क्लासेस हुआ ही नहीं करती थी, अब कम से कम 2-4 ऑप्शन तो हैं। तो इस बार जो कंपटीशन है वो वाकई में बहुत तगड़ा है। तो बहुत अच्छी तैयारी करना है इसमें। कोई जो है वो रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई बुक में आंख गड़ाकर बैठा है, पर मंजिल पर यह मंजिल उसको मिल जाएगी जो राहों की तस्वीर बनाकर बैठा है। मंजिल उसको मिलेगी भाई जो इस राहों की तस्वीर बना के बैठेगा। राहों की तस्वीर का मतलब क्या भाई? जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ अगले दिन पूछो तो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी पता नहीं, है ना? तो जितना भी आप पढ़ रहे हो वो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बनना चाहिए। वो सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा बैठना चाहिए कि आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो झट से आंसर निकल के जाए, है ना? एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा। पिछले साल एनएचएम का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, तो 2022 का एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया और उसने बोला कि सर मैं आपको बहुत थैंक यू देना चाहता हूं कि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो फोन आया मैंने उसको, मेरे नंबर मोबाइल में सेव नहीं था और मैंने कहा यार ये नंबर न्यू है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्लास लेते थे मेरी? तो उसने बोला कि सर मैं ईमानदारी से बोलूं, मैंने आपकी कभी भी क्लास नहीं ली। थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने आपके नोट्स दे दिए थे और उसके नोट्स, आपके जो नोट्स थे वो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने उस नोट्स के अलावा कोई चीज उठाकर देखी नहीं। लेकिन जब नोट्स पढ़े तो ऐसे पढ़ाई की मैंने उन नोट्स से कि नोट्स में कौन से पेज पे क्या लिखा है ये बिल्कुल ऐसे याद हो गया था, ऐसे दिमाग में बैठ गया था कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था तो मेरे दिमाग में वो पेज खुल जाता था। मतलब कोई क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आया है, अगर डीएनए से कोई क्वेश्चन आया तो डीएनए वाला जो टॉपिक का जो पेज था वो मेरे दिमाग में खुल जाता था और खट से उसके आंसर बन जाते थे। तो जो 75 नंबर का जो टेक्निकल था वो टेक्निकल 1 घंटे में कर दिया मैंने। और वाकई में सर आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत काम आए। और फिर उसने मुझे थैंक यू बोला। तो कहने की बात क्या भाई, उसने एक इमेज बना ली थी पूरी, जो पढ़ाई की जितनी भी उसने पढ़ाई की वो पूरी पढ़ाई, कुछ स्टूडेंट इसको रटना भी बोलते हैं। रटना नहीं है एक्चुअली, ये भी एक टेक्निक होती है भाई। अपन जब पढ़ाई करते हैं थ्योरी की, तो थ्योरी में कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो अपन इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसे अपन ने कल के टॉपिक में डीएनए आरएनए पढ़ा,
तो जैसे ही डीएनए से क्वेश्चन आएगा, डीएनए के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, तो छट से आपके दिमाग में डीएनए की तस्वीर बन जाएगी, है ना। तो डीएनए में आपको दिख जाएगा कोई एक डबल हेलिक्स करके स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल हर स्टूडेंट को रटी होती है डीएनए की स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे ही आरएनए का भी रटा हुआ रहता है, लेकिन उनका क्या, जिनमें स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, जिनमें कोई इमेज होती नहीं है। जैसे अपन ने इससे पहले प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इनके क्लासिफिकेशन पढ़े, तो इनमें तो कोई इमेज है नहीं है ना, तो इनको अपन कैसे याद करेंगे। इनके लिए आपको जो नोट्स मिल रहे हैं, इनकी इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, भी इस पेज पर, इस जगह पर ये लिखा है ना। इससे पहले वाले जितने भी अपन ने थ्योरी पढ़ी है और जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, जब भी थ्योरी में कोई ऐसा पार्ट आए जिसके कॉन्सेप्ट अपन को समझ में नहीं आ रहा है, वो रटने वाली चीजें हैं, तो रटने में आपको क्या करना है, उनकी इमेज अपने दिमाग में बिठाना है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूं, और ये जब तक ये क्लास चलेगी इस बात को मैं रिपीट करता रहूंगा। कई स्टूडेंट जो पूछते हैं कि टॉपर्स लोग कितने पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई भले ही कम करिए, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई हमेशा चलना चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से अपनी शायरी को एक बार रिपीट करके अपन क्लास को शुरू करेंगे कि कोई रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई बुक में आंख गड़ाकर बैठा है, पर यह मंजिल उसको मिल जाएगी जो राहों की तस्वीर बना के बैठा है ना। समझ गए होंगे भाई जो क्या कहना चाहता हूं मैं शायरी के माध्यम से, है ना। आंख में जूम मैं लिखना चाहिए। आर साहू ने लिखा है कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जूम दिखना चाहिए। गुड इवनिंग शिवांगी ने लिखा, चलो शिवांगी, ठीक है भाई। तो बढ़िया, करते हैं अपन आज का टॉपिक शुरू। आज का टॉपिक हमारा क्या है भाई, आज का टॉपिक है हमारा एंजाइम। कल का टॉपिक थोड़ा सा बीच में रह जरूर गया था, वो दिनेश सर ने कवर कर दिया होगा नाइट में, मैंने एक्चुअली क्लास देखी नहीं, लेकिन उनको बोल दिया था मैंने, सर थोड़ी सी थ्योरी रह गई थी वो आप कवर करा देना। लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपन उसको भी थोड़ा सा आगे चल के पहले इस टॉपिक को कवर करेंगे। छोटा ही टॉपिक है, इसके बाद में अगर अपन को टाइम बचेगा, है ना, और आपके कोई डाउट रहेंगे तो अपन उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। छोटा ही टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इससे, और लेकिन समझने में, रटने में अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं है हाथी एंजाइम टॉपिक को। बस थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपने कवर होना चाहिए। आर साहू का मैसेज है, पोस्टिंग कहाँ पर है? आर साहू सागर में पोस्टेड हूं मैं, जिला चिकित्सालय में, ठीक है। 2020 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। सागर से ही थोड़े दूर 80 किलोमीटर दूर दिनेश सर हैं, बेगमगंज में, रायसेन जिला लगता है ना। तो थोड़े से डिस्टेंस पे हैं हम, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी, ठीक है भाई। चलो उस पर अपन बाद में बात करेंगे। एंजाइम पे चलते हैं अपन आज के टॉपिक पे। एंजाइम क्या होते हैं भाई? एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, इसका मतलब क्या है? एक वर्ड में ही पूरी डेफिनेशन है इस वर्ड एंजाइम की। बायोलॉजिकल मतलब हमारी बॉडी के अंदर की जो प्रोसेस है ना, उनके कैटालिस्ट, उनकी जो रिएक्शन चल रही है, उनको रिएक्शन को बढ़ाने वाले होते हैं एंजाइम। कैटालिस्ट का मतलब क्या? बढ़ाने वाले, है ना। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शन होती है, उन रिएक्शन को ये बढ़ाते हैं एंजाइम। और ये नेचर में जो होते हैं वो केमिकली प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन से बहुत सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारी बॉडी में कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे अपन हार्मोन पढ़ेंगे, वो भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं, है ना। इसी तरह से एंजाइम जो होते हैं वो भी केमिकली अगर अपन देखें तो प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? मैंने बताया कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, रिएक्शन बढ़ा देते हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? ये जो होते हैं वो रिएक्शन की एनर्जी को कम कर देते हैं। जो भी रिएक्शन हो रही, तो उस रिएक्शन में जो एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी की अमाउंट को कम कर देंगे। अब इसको आप कैसे समझोगे भाई कि एनर्जी कम कैसे हो रही? जैसे आप घर में फ्रिज है, उसको आप धक्का मारोगे तो ऐसे, मान लो उसके नीचे अगर पहिए नहीं है तो धक्का लगाने में उसको आपको बड़ी ताकत लगेगी, लेकिन उसी में अगर नीचे अगर अपन पहिया लगा दे, है ना, तो वो उसको अपन आराम से धक्का मार के इधर से उधर कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो रही है, उसमें एनर्जी कम हो गई हमारी। तो इसी तरह से एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, और हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में जो एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी की अमाउंट को कम कर देते हैं ये, है ना। जिसकी वजह से रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी और तेज गति से होने लगती है, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स पर एंजाइम काम करते हैं उनको तो हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और ये जो सबस्ट्रेट होते हैं, ये जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला शब्द तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। पहला सबस्ट्रेट,
दूसरा है प्रोडक्ट। इस इमेज के थ्रू समझते हुए चलो, इमेज थोड़ी सी छोटी है ना, तो छोटी भले ये, लेकिन कुछ नहीं है इसमें भाई। जब भी हमारी रिएक्शन होंगी तो रिएक्शन में पहले कुछ केमिकल कंपाउंड होंगे, वो केमिकल कंपाउंड या तो जुड़ेंगे या टूटेंगे। जैसे अपन ग्लूकोज की बात कर रहे थे, ग्लूकोज के चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनाते हैं, ग्लाइकोजन फिर टूटता भी है तो टूटकर वो ग्लूकोज बनाता है ना। तो बड़े कंपाउंड जो होंगे वो बड़े कंपाउंड टूटकर छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे। जैसे अपना पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड अगर टूटेगा तो मोनोसेक्राइड बनाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है भाई, एक रिएक्शन में शुरुआत में कुछ चीजें होंगी, कुछ केमिकल कंपाउंड होंगे, तो जो शुरुआत में जो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें रिएक्शन होती है उनको तो हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और ये जो सबस्ट्रेट होते हैं रिएक्शन के बाद में एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये जो नया मॉलिक्यूल होता है उसको हम उसका प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट पर ही ये रिएक्शन करेंगे, एंजाइम जो होंगे वो सबस्ट्रेट पर वर्क करते हैं, उन पर काम करते हैं, तो उनको काम करके ये रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है भाई। और ये प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे। सबस्ट्रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि सबस्ट्रेट से कुछ अपनी डेफिनेशन निकल के आएंगी। लेकिन उससे पहले अपन थोड़े से एंजाइम को जो एक्टिविटी है उस पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, आग में घी का काम करते हैं, योगेश ने लिखा। चलो बहुत बढ़िया इस तरह से भी समझ सकते हो। एंजाइम जो होते हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। कहीं आग लगी तो उसमें घी डाल दिया उन्होंने तो आग और तेज बढ़ गई। चलो बहुत बढ़िया योगेश, है ना। इसी तरह से मजे ले लेके पढ़ाई करते रहा करो भाई, बहुत बढ़िया। चलो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट डालते हैं, उन पे अपन नजर डालेंगे। पहला चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ेगा भाई, कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो टेम्परेचर के साथ जो एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के साथ सॉरी टेम्परेचर के साथ एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन एक खास बात है बड़ी, कि एंजाइम की जो ऑप्टिमल एक्टिविटी होती है वो होती है 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस, इनके बीच में ये ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और इसको समझने के लिए अपन कैसे समझेंगे, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ज्यादातर एंजाइम, वही अपन तो अपनी बॉडी के एंजाइम की बात कर रहे हैं तो बॉडी के ही टेम्परेचर की बात करेंगे अपन। तो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें सबसे अच्छा काम करते हैं ये एंजाइम, है ना। इसलिए 30 मतलब उसकी अगर अपन रेंज बनाए तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर इस टेम्परेचर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए, पहली बात तो अपन ने कही कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ेगी। अगर कम टेम्परेचर है तो एंजाइम कम एक्टिव होंगे, एंजाइम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो एंजाइम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। लेकिन उसमें भी अगर 60 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया तो इतने में जो एंजाइम होते हैं वो तो बिल्कुल डीनेचर ही हो जाते हैं। प्रोटीन की खास बात होती है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा टेम्परेचर को नहीं झेल पाता, है ना। तो 60 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर अपन कर दें तो एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, और डीनेचर हो गए तो फिर उसके बाद उनकी एक्टिविटी पूरी तरह से ही लॉस हो जाती है, पूरी तरह से ही खत्म हो जाती है। बड़े अच्छे स्टूडेंट है भाई, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं अपने 102, कल भी अपनी सेंचुरी हो गई थी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से ही कंटिन्यू आप क्लास लेते रहें, ठीक है। तो पहली चीज तो अपनी हो गई टेम्परेचर। आगे चलें अपन, टेम्परेचर के बाद दूसरा अपना आता है पीएच। पीएच क्या होता है भाई, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, है ना। डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं वो डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा रखते हैं। अलग अलग पीएच पर जितने भी अपन एंजाइम पढ़ेंगे, है ना, कुछ ही एंजाइम पढ़ना है अपन को, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। एंजाइम में बहुत ज्यादा डीप टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, गिने चुने एंजाइम हैं जो अपन को पढ़ने रहते हैं। हालांकि एंजाइम की लिस्ट बहुत लंबी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर अपन देखें लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अपने लिए जो मेन एंजाइम है वो अपन को याद करना रहते हैं, पढ़ने रहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए अपने, है ना। तो अलग अलग जो एंजाइम है वो अलग अलग पीएच पर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। अलग अलग कुछ पीएच होंगे, कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो थोड़े कम पीएच पर काम करते हैं, अच्छा। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा पीएच पर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं।
कपिल ने लिखा सर लेट कर दिया करो थोड़ा, छूट गई। कपिल जल्दी ज्वाइन किया करो क्लास, है ना। अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पर काम करते हैं भाई। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो पेप्सिन जो होता है वो 2 पीएच पर काम करता है, बहुत कम पीएच है, एसिडिक। देखो पीएच जब भी बहुत कम होगा तो वो एसिडिक नेचर हो जाता है, पीएच जब बढ़ता है तो वो एल्कलाइन नेचर हो जाता है ना। एसिडिक पीएच पर काम करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है भाई, जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम में जब अपन पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपन पढ़ रहे थे, तब अपन ने 3 एंजाइम पे ज्यादा फोकस किया था, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन से ही मिलता जुलता एक पेप्सिन भी है ना। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। तो पेप्सिन जो होता है वो 2 पीएच पर अच्छा काम करता है। एसिडिक पीएच पर हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में भी एसिडिक नेचर होता है, तो स्टमक में ये पेप्सिन जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है, प्रोटीन को ये तोड़ने का काम करेगा। दूसरा है एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है वो एल्कलाइन नेचर में ज्यादा अच्छा काम करता है। 6.8 इसका ऑप्टिमम पीएच होता है, मतलब अगर 6.8 पीएच इसको मिलेगा तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो होता है वो 8.5 पीएच पर ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ये तो फिर बिल्कुल एल्कलाइन है ना। एमाइलेज देखो न्यूट्रल जो पीएच होता है वो होता है 7.0, ठीक है। तो एमाइलेज भी जो काम कर रहा है वो लगभग न्यूट्रल के आसपास कर रहा है। मैंने अगर एल्कलाइन बोल दिया हो गलती से तो माफ करना। एमाइलेज एसिडिक पीएच पर ही काम करेगा, हल्का सा वीकली एसिडिक पीएच पर, है ना। तो एमाइलेज और पेप्सिन ये हमारे स्टमक में अपने फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो एल्कलाइन पीएच पर ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है भाई, अलग अलग जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग पीएच पर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। बहुत बढ़िया, हर्षित ने लिखा है 7 जो होता है वो अपने प्योर वाटर का पीएच होता है। बहुत बढ़िया हर्षित, है ना। अपना जो पानी होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है, उसको हम न्यूट्रल पीएच कहते हैं। मतलब पानी ना तो एसिडिक होता है, ना ही बेसिक नेचर का होता है, ना ही एल्कलाइन होता है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं भाई, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाते हुए चल रहा हूँ, है ना। अपन धीरे धीरे थोड़े से और मतलब कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन आए, कोई डाउट आए तो आप मैसेज में लिख दिया करो। मैं लगातार क्लास के साथ साथ में आपके मैसेज देखता रहता हूँ। कोई भी डाउट आता है तो अपन जरूर उस पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। थोड़ी सी अपन ने स्पीड बढ़ा रहे हैं, शुरुआत में थोड़ी कम स्पीड रखी थी, अब अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। चलो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अपन थोड़े से एडवांस लेवल पढ़ते हुए चलेंगे। अभी अपना स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री चल रहा है, आज अपना आखिरी टॉपिक है स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री का। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें अपन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री शुरू कर देंगे। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में अपन थोड़े और एडवांस में पढ़ते हुए चलेंगे। चलो आगे चले भाई, तीसरे नंबर पे बात करते हैं अपन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पर कैसे डिपेंड होती है एंजाइम की एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, दो चीजें, 2 पॉइंट पे अपन ने बात कर ली। पहली टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा पीएच, पीएच में फिक्स नहीं है भाई, पीएच बढ़ेगा कम होगा, वो तो अलग अलग एंजाइम जो होंगे वो अलग अलग पीएच पर काम करते हैं। लेकिन तीसरी चीज आती है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है ये एंजाइम की रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करता है। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा सबस्ट्रेट उतनी तेज स्पीड होगी रिएक्शन की, और जितना कम होगा सबस्ट्रेट उतनी रिएक्शन कम होगी। इसको भी आप आग से ही याद कर सकते हो, जैसे आग में घी डालने की आप बात कर रहे थे ना, तो आग से ही समझ लो भाई कि लकड़ियां जितनी कम होंगी आग भी उतनी कम होगी, लकड़ियां जितनी ज्यादा होंगी आग भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो इस सेम बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी है ना। लकड़ी को आप यहाँ पर क्या मान रहे हो, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्यों, क्योंकि वो पहले की चीज है, बाद में फिर वो प्रोडक्ट में बदलेंगी। जैसे अपना आग का अगर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आग में लकड़ी जब जलेगी तो वो आगे जाके कोयला बन जाएगी, है ना, राख बन जाएगी, राख और कोयला बन जाती है ना। तो अपन लकड़ी को सबस्ट्रेट मान सकते हैं और कोयला और जो राख है उनको अपन प्रोडक्ट मान सकते हैं। तो उनमें जो रिएक्शन हुई उसको अपन ने उनमें जो रिएक्शन हुई है उसको आग जो है उसको अपन ने एंजाइम मान लिया। बहुत बढ़िया, हर्षद ने लिख किया, लकड़ी जो है वो सबस्ट्रेट मान लो, घी को आप एंजाइम मान लो, बाकी आग जो है उसकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो जितना ज्यादा होगा एंजाइम की रिएक्शन भी उतनी तेज स्पीड में होगी। अगर सबस्ट्रेट कम है तो स्पीड भी कम होगी, सबस्ट्रेट अगर ज्यादा है तो रिएक्शन भी तेज स्पीड में होती है। अब मैं एक बात कह रहा था भाई, सबस्ट्रेट पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है, इससे 2 डेफिनेशन बड़ी अच्छी निकल के आती है और बड़ी इंपोर्टेंट भी है एग्जाम में, हालांकि कभी आई तो नहीं है लेकिन इंपोर्टेंट है ये। पहली है मिकेलिस कांस्टेंट।
और दूसरी इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन, पहले इसी को ही कर लेते हैं। मिकेलिस कांस्टेंट, ये क्या होता है भाई? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस केमिकल रिएक्शन पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाती है उसे हम उसका मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? इसका डेफिनेशन थोड़ी सी आपको समझने में टफ लगेगी। एक्चुअली हम जो लैब में, पैथोलॉजी लैब में जो टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट में दो तरह के टेस्ट अपने कॉमन होते हैं। खासतौर पर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में दो तरह के टेस्ट अपने होंगे, आप अपन आगे चल के क्लिनिकल पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें एक होगा रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होगा एंड ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है भाई? उसमें रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती, अगर अपन खत्म करने पे बैठ गए तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, है ना। तो उसमें अपन को क्या करना रहता है? अपन को सिर्फ ये देखना पड़ता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। अगर स्पीड तेज है इसका मतलब उसमें सबस्ट्रेट ज्यादा है, अगर स्पीड स्लो है इसका मतलब उसमें सबस्ट्रेट भी ज्यादा है। अगर स्पीड कम है तो सबस्ट्रेट भी कम है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन आगे चल के पढ़ेंगे, जो एंजाइम पढ़ने वाले हैं एलएफटी के अंदर अपने एंजाइम आएंगे, एसजीओटी आएगा, एसजीओटी, है ना, एसजीपीटी आएगा अपना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज आएगा, है ना। तो ये जो टेस्ट है एंजाइम वाले टेस्ट, तो इन एंजाइम में क्या होता है भाई? सबस्ट्रेट, अपन जो टेस्ट लगाते हैं उसमें ये देखते हैं कि सबस्ट्रेट कितने जल्दी प्रोडक्ट में बदल रहा है। अब वो पूरे प्रोडक्ट में कभी बदल ही नहीं पाता, क्योंकि पूरे प्रोडक्ट में अगर अपन बदलने की इंतजार करेंगे तो उस टेस्ट में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे लग सकते हैं, और अपन को रिजल्ट चाहिए 2 या 5 मिनट के अंदर, है ना। तो कम से कम टाइम में रिजल्ट मिल जाए इसलिए अपन क्या करते हैं? अपन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का इंतजार करते ही नहीं है, अपन तो सिर्फ उसकी स्पीड देख लेते हैं। अगर स्पीड तेज है इसका मतलब उसमें सबस्ट्रेट भी ज्यादा है ना। जैसे अपन एसजीओटी की बात करें या एल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें, तो इसके लिए अगर अपन टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी मशीन ने, है ना, अपनी बायोकेमिस्ट्री की जो मशीन होती है उन्होंने ये देख लिया कि इसकी स्पीड तो बहुत तेज चल रही है, इसकी स्पीड इस तेज चल रही है, इसका मतलब उसके अंदर सबस्ट्रेट ज्यादा है ना। ये तो एंजाइम हो गया एसजीओटी एसजीपीटी, ये बदलेंगे किसको? उस पर अपन डिस्कस करेंगे एलएफटी में, है ना। तो अगर एसजीओटी एसजीपीटी एंजाइम ज्यादा है, काम कर रहे हैं, इसका मतलब सबस्ट्रेट भी ज्यादा है। तो स्पीड अगर ज्यादा हुई इसका मतलब सबस्ट्रेट भी हमारे ज्यादा हो गए। अब पूरे प्रोडक्ट को ना देखकर अपन सिर्फ स्पीड को कैसे देखते हैं भाई? उसके लिए अपन एक कांस्टेंट देखते हैं, मिकेलिस कांस्टेंट। इसमें सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है उसमें केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी है जब वो एकदम आधी हो जाए, उस जगह को, उस पॉइंट को हम उसका मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी टफ लगेगी आपको। देखो पहले मैं थोड़ा और इसको डिटेल में समझा दूं। जब भी सबस्ट्रेट पर रिएक्शन होगी, एंजाइम उस पर रिएक्शन करेगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो जब पहली कंडीशन में सबस्ट्रेट ज्यादा थे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा थी। फिर धीरे धीरे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे तो सबस्ट्रेट कम होते गए। अब सबस्ट्रेट कम होते गए मतलब रिएक्शन भी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझने के लिए फिर से आप आग का एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो अपन ने एक लकड़ी का एक ढेर बनाया, है ना। तो लकड़ी के ढेर में आप होली का एग्जांपल ले लो। होली के ढेर में जब होलिका अपन जलाते हैं तो लकड़ी का ढेर बनाते हैं। तो लकड़ी के ढेर में जब आप आग लगाएंगे तो बहुत लंबी आग उसमें लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो लकड़ियां जलती जाएंगी, वो जलते जलते वो कोयला में कन्वर्ट होती जाएंगी, तो वो आग भी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। एकदम से कम नहीं होती। ऐसा नहीं कि अपन ने आग लगाई एक बार में जल गई, वो पूरी की पूरी लकड़ी का कोयला बन गया। आग पहले बहुत तेज होगी, जब एकदम से आग अपन उस पर लगाएंगे लकड़ियों में तो आग पहले बहुत तेज होगी, फिर जैसे जैसे लकड़ियां कोयलों में कन्वर्ट होती जाएंगी तो वो आग भी फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है भाई कि सबस्ट्रेट भी कम होती जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाएगी। अब रिएक्शन जो स्टार्टिंग में थी जब वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, उनके बीच का जो टाइम है ना, उसके बीच जितना टाइम लगा है उस टाइम को ही अपन मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ये बदल गई पीपीटी, चलो कोई दिक्कत नहीं। मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं अपन उसको, है ना। क्या कहेंगे भाई मिकेलिस कांस्टेंट? उसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के वेलोसिटी का जब आधा हो जाए, इस ग्राफ के थ्रू समझते हुए चलो तो आप ज्यादा अच्छे से समझ में आओगे।
दीक्षा ने कहा सर क्लास जो है वो डिसकंटिन्यू हो रही है, बार बार डिसकंटिन्यू अगर हो रही है दीक्षा तो आपके नेटवर्क का इशू होगा, तो एक बार आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लो। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें सॉल्यूशन हो जाता है। अदरवाइज मेरे यहाँ से बिल्कुल भी इशू नहीं है, बढ़िया चल रही है मेरे यहाँ से रेगुलर क्लास। चलो समझते हुए चलते हैं इसको अपन, एक ग्राफ के थ्रू समझो आप। मान लो ये रिएक्शन है ना, और ये रिएक्शन किस स्पीड से होती है ना, वो अपन को देखना है। और ये जो वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये ग्राफ बता रहा है कि कितनी स्पीड से चल रही है ना। इसको आग के ही एग्जांपल से लेके चलो आप। तो शुरुआत में जब अपन ने आग लगाई तो वो तुरंत से तेज बढ़ी आग, लेकिन वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, और एक टाइम पर आकर वो जो आग है वो एकदम स्लो हो जाएगी और बिल्कुल कांस्टेंट टाइप की हो जाएगी, है ना। मतलब धीरे धीरे जलती रहेगी भाई, आग एकदम से बुझती नहीं है। जो लकड़ियां भी हैं अपन ने जला भी दी है, तो जलाने के बाद एक तरफ आग जब बंद भी हो जाएगी तो वो लकड़ियां जो है वो सुलगती रहेंगी, बहुत लंबे टाइम तक सुलगती रहती है। बहुत अच्छा एग्जांपल अपन ने लिया है आग का। तो वो लकड़ियां बहुत लंबे टाइम तक सुलगती रहेंगी, लेकिन उनकी स्पीड तो लगभग ना के बराबर हो गई ना, स्पीड तो बढ़ना बंद हो गई, है ना। तो स्पीड जब बढ़ना बंद हो जाए और स्पीड जब शुरू हुई थी, उन दोनों के बीच में अगर अपन एक बीच का डायरेक्शन निकालें, बीच की एक जगह निकालें कि उस जगह पे आकर उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो गई थी, उसी बीच वाली जगह को, उस बीच वाले पॉइंट को अपन मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, केमिकल रिएक्शन की जो वेलोसिटी है जब वो आधी हो गई, मतलब केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है जिस जगह पर आकर वो आधी हो जाती है, स्पीड जिस जगह पे आगे आके आधी हो गई, उसको अपन मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। आ गई बात समझ में भाई। चलो, और अगली एक और डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सबस्ट्रेट पर ही। हाँ, रूप सिंह ने कहा कि सर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो बिल्कुल भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को तो एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब इससे एमसीक्यू किस तरह से बनेंगे, जब एक दो क्वेश्चन आप देखोगे तो 100% आराम से समझ में आएगा। थ्योरी में कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, जब तक अगर अपन उसके एमसीक्यू ना करें तो अपन को समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन वाली नहीं है भाई। डेफिनेशन कपिल, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। केमिकल की रिएक्शन जिस जगह पर आकर आधी हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन की स्पीड है ना, केमिकल रिएक्शन की स्पीड जिस जगह पर आधी हो जाएगी उसको अपन उसका मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है भाई, एक सिंपल एक सिंगल लाइन में मैंने बोल दिया, स्पीड जिस जगह पर आकर आधी हो गई उसको अपन मिकेलिस कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, एक बार और समझा दूं निधि? ओके, चलो कुछ भी तो नहीं है, बड़ा सिंपल से तो है, एक लाइन में मैंने पूरी डेफिनेशन खत्म कर दी। केमिकल की रिएक्शन की जो स्पीड है उसको अपन वेलोसिटी बोल रहे हैं, है ना। स्पीड जिस जगह पर आकर आधी हो जाती है उसको हम उसका मिकेलिस कांस्टेंट कहते हैं। एक सिंगल लाइन में मैंने वो कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा और एक और डेफिनेशन बड़ी अच्छी है, इंपोर्टेंट है, टर्नओवर नंबर। एक्चुअली हमारे लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं, इन दो टेस्ट से जो लोग जो कंपनियां रिएजेंट बनाती हैं वो रिएजेंट इनके ही आधार पे बनाती हैं, एक मिकेलिस कांस्टेंट के आधार पर, दूसरा टर्नओवर नंबर पर। हालांकि वाकई में थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, अपन को इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, अपने लिए यूजफुल नहीं है ये। अपने लिए तो थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो कंपनियां रिएजेंट बनाती हैं तो वो किस आधार पर बनाती हैं, उनको कैसे मालूम चलेगा कि कैसे पता करना है, SgOT, SgPt, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, इनकी वैल्यू कैसे निकल के आती है, इनसे ही निकलती है। दूसरी चीज है अपनी टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर इसका क्या मतलब है भाई? टर्नओवर नंबर का मतलब है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की जो संख्या एक यूनिट टाइम में एंजाइम के एक सिंगल मॉलिक्यूल द्वारा कैटालाइज हो जाए, उसे हम उसका टर्नओवर नंबर कहते हैं। फिर से समझें अपन इसको, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की वह संख्या, है ना, इसमें सबस्ट्रेट की संख्या की बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ी देर पहले अपन स्पीड की बात कर रहे थे, यहां पर सबस्ट्रेट की संख्या की बात कर रहे थे। तो संख्या अगर एक यूनिट टाइम लो, यूनिट टाइम मतलब अपन मिनट भी ले सकते हैं, 1 मिनट बात कर लो, या फिर अपन 1 घंटे भी बात कर सकते हैं मिनट में, या सेकंड में भी बात कर सकते हैं। लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं वो सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड को ही अपन यूनिट मानो। 1 सेकंड है ना, यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड या 1 मिनट, कोई भी एक यूनिट ले लो आप। 1 सेकंड की बात करें अपन, और 1 सेकंड में एंजाइम अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल को एंजाइम का एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर उसको कैटालाइज कर दे तो वो उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। ठीक है, कैसे समझेंगे भाई इसमें कि सबस्ट्रेट की कुछ संख्या है ना,
अब इसमें अपन आग का एग्जाम्पल नहीं ले सकते क्योंकि आग तो अपन लगाएंगे तो एक साथ सब पे ही लग जाएगी, है ना। इसको किसी और चीज से समझते हैं, कि कोई ऐसा मान लो कोई ऐसी चीज है जो इस पे काम करती है ना, लेकिन वो सब पे एक साथ काम नहीं कर सकती। अपना जो एंजाइम होता है, एंजाइम का अगर एक मॉलिक्यूल है तो वो एक ही कुछ सब स्टेट पर ही काम कर पाएगा, ऐसा तो नहीं भाई अपनी बॉडी के जितने भी सब स्टेट है सब पे ही काम करेगा, है ना। तो एंजाइम का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ सब स्टेट पर काम करेगा, तो जो सब स्टेट की जितनी संख्या पर वो काम करता है, वो काम करने के बाद एक यूनिट टाइम में उसको अगर कैटेलाइज कर दे तो उसको उसका टर्नओवर नंबर कहते हैं। ठीक आया समझ में कुछ? थोड़ा सा है रिएक्शन की जहां एक्टिविटी आधी हो जाए उसी को कहते हैं। हर्षित ने बहुत बढ़िया मिकेलिस कांस्टेंट का लिख दिया, ठीक है। और टर्नओवर नंबर का क्या हुआ? टर्नओवर नंबर का कि कोई भी एंजाइम का एक मॉलिक्यूल अगर टाइम एंड वर्क जैसा, बहुत बढ़िया, टाइम एंड वर्क जैसा यही है ना, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल कितने सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है वो उसका टर्नओवर नंबर कहलाता है। यहाँ पर आप एक मजदूर से एग्जांपल लो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। मजदूर को एक एंजाइम मान लो कि मजदूर कुछ काम कर रहा है ना, तो एक मजदूर एक यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा मान लो, तो 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है वो उसका टर्नओवर नंबर कहलाएगा। मतलब एंजाइम कितना अच्छा है, जितना अच्छा उसका टर्नओवर नंबर होगा उतना अच्छा वो एंजाइम की वेलोसिटी होगी, मतलब एंजाइम उतना अच्छा होगा, है ना। मजदूर जितना ज्यादा काम कर लेगा वो उतना अच्छा मजदूर। इसी तरह से एंजाइम जितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा जितने कम टाइम में, वो उतना अच्छा एंजाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो टर्नओवर नंबर का मतलब ये है। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया भाई? कंफ्यूजन हो तो आप बताते हुए चलना। एंजाइम पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन एंजाइम को समझ रहे थे, उनकी डेफिनेशन को समझ रहे थे। एंजाइम कितने टाइप के होते हैं वो अपन को समझना है। बहुत बढ़िया, मोना पाठक ने लिखा कि एंजाइम का सिंगल मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज कर दे, उसी को ही अपन, बहुत बढ़िया मोना, बढ़िया। पर्टिकुलर लॉग के लिए पर्टिकुलर की, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। एंजाइम जो होते हैं वो पर्टिकुलर लॉक और की चलता है उसमें फॉर्मूला कि एक एंजाइम पर्टिकुलर एक पे ही काम करेगा, बहुत बढ़िया। क्लासिफिकेशन, एंजाइम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपन। एंजाइम को अपन 6 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंजाइम जो है वो 6 तरह के हो सकते हैं। अपने बॉडी की एंजाइम की बात करें अपन तो कौन कौन से 6 टाइप के हैं भाई? पहला है ऑक्सीडो रेडक्टेज। इसके जो टाइप हैं वो इनकी रिएक्शन के आधार पे किस तरह की रिएक्शन करवा रहे हैं एंजाइम, जिस तरह की रिएक्शन करवा रहे हैं उसी के आधार पे उनका नाम भी है ना। अब बड़ा सिंपल है, सिर्फ आप इनके नंबर टाइप के नाम याद रख लो तो उनसे क्या काम हो रहा है, उनसे रिएक्शन किस टाइप की हो रही है वो आराम से याद हो जाएगा। दो में से कोई एक चीज याद कर लो, या तो आप रिएक्शन किस तरह से कर रहे हैं वो याद कर लो या फिर उनका नाम याद कर लो, इतने में ही आपको समझ में जाएगा। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो आप यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टेज, 2 शब्द आ गए यहाँ पर। एक तो आ गया ऑक्सीडो, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, दूसरा आ गया रिडक्टेज। तो ऐसे एंजाइम जो या तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं या रिडक्टेशन करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब जो किसी केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, है ना, या फिर उसमें रिडक्टेशन कर रहे हैं। जैसे अपन जब अपना कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आती है, तो वो रिडक्शन हो रहा है भाई, है ना। तो या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। इस तरह की अगर रिएक्शन हो रही तो उसमें जो एंजाइम काम करते हैं उनको अपन ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा है भाई अपना ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज जो होते हैं वो एक ग्रुप के एक सबस्टेट को दूसरे सबस्टेट से ट्रांसफर कर देते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक सबस्टेट को हटा के और दूसरे सबस्टेट को उसमें जोड़ देंगे, है ना। अपन केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं तो केमिकल कंपाउंड में अपन देखते हैं कि ग्रुप बने हुए हैं, है ना। तो ग्रुप में एक सबस्टेट को हटा दिया उन्होंने और उसकी जगह पे दूसरा जोड़ दिया। इस तरह के जो एंजाइम होंगे उनको अपन ट्रांसफरेज करेंगे। और याद करना बड़ा सिंपल है, ट्रांसफर कर रहा है भाई इसलिए ट्रांसफरेज हो गया, है ना। एसजीओटी और एसजीपीटी बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं अपने लिए। इनके फुल फॉर्म अपन पढ़ेंगे एलएफटी केएफटी में। सीरम ग्लूटामेट ऑक्सीडेज ट्रांसफरेज। अगला आखिरी वाला जो वर्ड क्या है?
ट्रांसफरेज, मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, ये अपने एलएफटी में पढ़ेंगे। ऐसे इस तरह से सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफार्मेज, है ना, ये भी ट्रांसफर कर रहा है ना। इसी तरह से हेक्सोकाइनेज, ये अपने क्लिनिकल बायो, देखो अभी तक अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आगे और भी आने वाला है अपना क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, थोड़े और डिटेल में अपन समझते हुए चलेंगे। फिलहाल शुरुआत में अपन एक बेसिक बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री से, और भी इसमें अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। एलडीएच G6PD रावत ने लिखा। आगे चले भाई, तीसरा नंबर है अपना हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, उनके नाम से ही समझ में आ रहा है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है भाई, ये भी तोड़ रहे हैं, और बड़ा केमिकल कंपाउंड है उसको तोड़कर ये छोटे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन हाइड्रोलिसिस कहते हैं, है ना। जैसे अभी अपन शुगर की बात कर रहे थे, ग्लूकोज की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज में पॉलीसेक्राइड जब टूटेगा तो पॉलीसेक्राइड टूटकर जब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बड़े मॉलिक्यूल की चेन जब टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होती है तो उसको अपन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इस तरह की जब रिएक्शन होती है तो इस तरह के जो एंजाइम होंगे उनको अपन हाइड्रोलिसिस कहेंगे। इसमें अपना एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब इसी तरह के ही हैं। एमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड को तोड़कर वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। लाइपेज जो होगा वो लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़कर वो उसके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से ट्रिप्सिन जो होंगे, पेप्सिन जो होंगे, वो प्रोटीन को तोड़ेंगे, है ना। लिपिड तोड़ेगा तो फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, है ना। मैंने अमीनो एसिड बोल दिया था, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद में चौथा अपना आता है लाइस, लाइसिस। लाइसिस जो होते हैं वो एक पूरे ग्रुप को ही हटा देंगे, कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड में एक ग्रुप को ही हटा दिया उन्होंने, तो इस तरह के जो एंजाइम होते हैं उनको अपन लाइसिस बोलते हैं। और इसके एग्जांपल में अपने एल्डोलिसिस और फ्यूमरेसिस, ये दो अपने बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। एग्जाम्पल याद रखना है आपको, एग्जाम में मोस्टली इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल ही क्वेश्चन आते हैं कि भाई मान लो क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा एग्जाम जो है वो लाइसिस वाला है ना। अब आपके पास एग्जाम्पल है तो एल्डोलिसिस और फ्यूमरेस अगर एग्जाम्पल में है तो वो आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक। अगला आता है अपना आइसोमरेज। आइसोमरेज जो होते हैं वो आइसोमर के दूसरे रूपों में कन्वर्ट कर देते हैं। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर का मतलब होता है अगर केमिकल स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, केमिकल फार्मूला अगर एक ही है, जैसे अपन ने जब आइसोमर पढ़े तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इनके केमिकल फार्मूला एक ही थे, इनमें 6 कार्बन थे, C6H12 और O6। अगर इस केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इस केमिकल फॉर्मूला में ग्लूकोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है ना। लेकिन उनके स्ट्रक्चर में अगर थोड़ा थोड़ा अगर अपन डिफरेंस कर दें तो वो उनके आइसोमर बन जाते हैं, ग्लूकोज से गैलेक्टोज बन जाता है या गैलेक्टोज से फ्रक्टोज बन जाता है ना। तो इस तरह से अगर एंजाइम केमिकल कंपाउंड के आइसोमर बना दें तो उनको अपन आइसोमरेज कहते हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, वो केमिकल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, केमिकल फार्मूला में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, उनके स्ट्रक्चर फार्मूला में चेंजेस कर देते हैं। सबसे आखिरी है अपना लिगेसिस। लिगेसिस जो होते हैं वो दो कंपाउंड को जोड़ने का काम करते हैं, है ना। ऊपर एक एंजाइम जो था वो तोड़ने का काम कर रहा था, कौन तोड़ रहा था, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो थे वो तोड़ रहे थे, लिगेसिस जो होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अपन यही समझ के चलो कि पॉलीसेक्राइड जब टूटेगा तो मोनोसेक्राइड बनाएगा, है ना। तो उनको तोड़ेगा किसने तोड़ा, उसको एमाइलेज ने, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। अब मान लो कोई एक ऐसा एंजाइम है जो मोनोसेक्राइड को जोड़कर दोबारा से पॉलीसेक्राइड बना रहा है, तो उस तरह का जो एंजाइम होगा उसको अपन लिगेसिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये 6 तरह के एंजाइम अपनी बॉडी में होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, इसी में से एंजाइम से एक और वर्ड आता है आइसो एंजाइम, बड़ा अच्छा वर्ड है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम का मतलब क्या होता है, एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप जिनमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस में थोड़ी बहुत अंतर होता है, लेकिन एक ही रासायनिक क्रिया को अगर वो उत्प्रेरित करे तो उसको अपन आइसो एंजाइम कहते हैं। क्या है भाई, एक ही एंजाइम के अलग अलग रूप हैं, है ना। अगर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है तो उसमें वो थोड़े बहुत डिफरेंट है, और अमीनो एसिड में सीक्वेंस में थोड़े बहुत डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट भले ही है, वो स्ट्रक्चर में डिफरेंट भले ही है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं
वो केमिकल रिएक्शन वो एक जैसी ही करते हैं, तो उनको अपन आइसो एंजाइम कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं अपन प्रोटीन के बारे में। अपन ने जब पढ़ा था तो प्रोटीन में अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, है ना। इस तरह से अमीनो एसिड की चेन जो होती है वो प्रोटीन होती है, और एंजाइम भी हम प्रोटीन है, तो मतलब एंजाइम में भी अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस होगा ना। अमीनो एसिड में अपन ने कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े थे भाई अपने अमीनो एसिड में, आपको ध्यान होगा तो, है ना। तो मान लो उन अमीनो एसिड में से कोई अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग हो जाए, मतलब एक प्रोटीन ये है ना, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही रखता हूँ समझाने के लिए, आपको नाम ना बोलकर एबीसीडी से समझाता हूँ। मान लो इस कोई एक प्रोटीन है जिसमें इस तरह से अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई एफ करके अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है और प्रोटीन है ना। अब उसी प्रोटीन का एक दूसरा फॉर्म आ गया जिसमें डी पहले है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए आ गया, फिर ई आ गया, है ना। तो उसमें सीक्वेंस अलग हो गया, तो सीक्वेंस भले ही अलग हो गया, सीक्वेंस अलग हो गया तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी अलग हो गया, लेकिन वो रिएक्शन एक जैसी करवा रहे हैं। तो इस तरह के जो एंजाइम होते हैं उनको अपन आइसो एंजाइम कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो अपन जैसे सीपीके ले लो, सीपीके मतलब क्रिएटाइन फास्फोकाइनेज। इसके 3 आइसो एंजाइम होते हैं, एक होता है बीबी, सीपीके बीबी, दूसरा होता है सीपीके एमबी, और तीसरा होता है सीपीके एमएम। उनके स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े डिफरेंट है, इसलिए उनके नाम अलग अलग रखे हैं, लेकिन उनके जो नाम है वो एक्चुअली, सीपीके की बात करें तो सीपीके की जो नाम रखे हैं वो उनके फंक्शन के आधार पर रखे हैं। ब्रेन पे जो काम करता है, ब्रेन में जो पाया जाता है वहां पर जो फंक्शन करता है उसको अपन सीपीके बीबी बोलते हैं। जो हार्ट की मसल्स पे काम करेगा, हार्ट की मसल्स जो होती है वो मायोग्लोबिन की बनी होती है, तो वो मायोग्लोबिन से एम शब्द निकल के आया, है ना। तो हार्ट की मसल्स में जो पाया जाता है उसको अपन सीपीके एमबी कहेंगे। और तीसरा वाला है सीपीके एमएम, जो होता है वो स्केलेटल मसल्स। यहाँ पर मसल्स, मस्कल्स के लिए यहाँ पर एम शब्द दिया है, ठीक है। अब देखो तीनों की अगर अपन बात करें तो तीन जो है वो अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। बीबी जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट है, एमबी जो है वो हार्ट में प्रेजेंट है, एमएम जो है वो अपनी स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मतलब बॉडी की जो मसल्स हैं उनमें प्रेजेंट है। लेकिन तीनों काम एक जैसे ही कर रहे हैं, तीनों काम एक जैसा कैसे कर रहे हैं, ये क्रिएटाइन को तोड़ रहे हैं। हमारी मसल्स जो होती हैं उनमें क्रिएटाइन प्रोटीन होता है, अपन ने पढ़ा था। क्रिएटाइन जब प्रोटीन टूटता है तो वो मसल्स को एनर्जी देने का काम करता है। तो ये तीनों जो एंजाइम हैं वो तीनों एंजाइम बिल्कुल एक जैसा ही काम कर रहे हैं, वो क्रिएटाइन को तोड़ते हैं और क्रिएटाइन को तोड़कर एनर्जी देने का काम कर रहे हैं हमारी मसल्स को, है ना। लेकिन ब्रेन को एनर्जी दे रहा है बीबी वाला टाइप, हार्ट की मसल्स को जो एनर्जी दे रहा है वो एमबी दे रहा है, और हमारी स्केलेटल मसल्स को एनर्जी दे रहा है एमएम, है ना। तीनों के फंक्शन एक जैसे ही हैं लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस तरह के जो एंजाइम होते हैं उनको अपन आइसो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखें अपन, इनके अलावा सीपीके के अलावा एल्कलाइन फॉस्फेटेस के भी आइसो एंजाइम हैं, 3 आइसो एंजाइम हैं। कौन कौन से हैं, पहला है एल्कलाइन फॉस्फेटेस आई, दूसरा है एल्कलाइन फॉस्फेटेस एल, तीसरा है एल्कलाइन फॉस्फेटेस पी। ये भी, इसके भी जो नाम है वो उनके किस जगह पे प्रेजेंट है उसके आधार पर ही है ना। आई मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होता है उसको अपन एल्कलाइन फॉस्फेटेस आई बोलेंगे। एल मतलब लीवर, जो लीवर किडनी बोन इनमें प्रेजेंट होगा उसको अपन एल्कलाइन फॉस्फेटेस एल बोलेंगे। और पी मतलब प्लेसेंटा, तो जो प्लेसेंटा में प्रेजेंट होगा उसको अपन एल्कलाइन फॉस्फेटेस पी बोलेंगे, है ना। तो आइसो एंजाइम, लेकिन ये काम लगभग एक जैसे ही करेंगे, है ना। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस, है ना। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेस इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होगा, लीवर में भी प्रेजेंट होगा, प्लेसेंटा में भी प्रेजेंट होगा, लेकिन अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग फॉर्म होंगे। अलग अलग जो फॉर्म होते हैं उनको अपन आइसो एंजाइम कहेंगे। किस जगह पे प्रेजेंट है उसके आधार पे उसका अपन ने नाम भी रख दिया, ठीक है। कपिल ने लिखा सीपीकेएमबी हार्ट अटैक में बढ़ जाता है, बहुत बढ़िया। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो हार्ट की मसल्स में प्रेजेंट होता है। हार्ट अटैक आएगा तो हार्ट की जो मसल्स होंगी वो डैमेज होती हैं, और डैमेज होने की वजह से ये एंजाइम जो होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, इसलिए वो ब्लड में आ जाएगा, ब्लड में जाएगा तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। रिपीट हरविंदर ने लिखा है, रिपीट इसको करूं, चलो एक बार आइसो एंजाइम को रिपीट कर देता हूं, हरविंदर का मैसेज है। हरविंदर के अलावा चलो इन तीनों की अलग डिसीज, डिसीज पे बात करेंगे कपिल, बिल्कुल करेंगे डिसीज पे, थोड़ी देर बाद आने वाला है। हाँ अर्लियर सीपी के बीबी होता है, चलो
थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ, हरविंदर का मैसेज है तो। आइसो एंजाइम क्या होते हैं? आइसो एंजाइम जो जिनका स्ट्रक्चर, जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वो काम एक जैसे ही करते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, केमिकल जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन काम एक जैसे कर रहे हैं, तो उनको अपन आइसो एंजाइम कहते हैं। जैसे अपन ने सीपीके की बात की, तो सीपीके 3 तरह के आइसो एंजाइम है ना? एक ब्रेन में प्रेजेंट है, एक हार्ट में प्रेजेंट है, एक अपनी स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है। तीनों में थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है? उनके अमीनो एसिड की जो चेन है, उन अमीनो एसिड की चेन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया। सीक्वेंस भले ही चेंज हो गया, लेकिन वो काम बिल्कुल वैसा का वैसा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपन। इसी तरह से और भी आइसो एंजाइम होते हैं अपने। एलडीएच का होता है, एलडीएच मतलब लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेड डिहाइड्रोजिनेज के 5 आइसो एंजाइम होते हैं, और जो 5 आइसो एंजाइम होते हैं उनको सिर्फ नंबरिंग करके अपन बोलते हैं LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। इस तरह से 5 तरह के आइसो एंजाइम हमारे LDH में प्रेजेंट होंगे। और ये एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग रिएक्शन वेलोसिटी वैल्यू प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अलग अलग जो आइसो एंजाइम होंगे उनमें रिएक्शन की जो वेलोसिटी वैल्यू होगी, वेलोसिटी का वैल्यू का मतलब किस रिएक्शन को वो कितनी तेज करते हैं, ये अलग अलग होती है। एक आइसो एंजाइम हो सकता है रिएक्शन को तेज करा रहा है, दूसरा आइसो एंजाइम हो सकता है रिएक्शन को थोड़ा स्लो करवा रहा है ना? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि ये आइसो एंजाइम में एक आइसो एंजाइम थोड़ा तेज वाला हो, एक आइसो एंजाइम थोड़ा कम स्पीड वाला हो, कम काम कराता हो। ठीक, आगे बढ़े भाई। आइसो एंजाइम के बाद में थोड़ी देर पहले जो कपिल ने मैसेज कहा कि भाई इनके थोड़े डिसीज के बारे में भी डिस्कस करें। बिल्कुल, ये जो टेबल दिख रही है ये कौन से, खासतौर पे अपने जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है, कौन कौन से एंजाइम किस डिसीज में बढ़ते हैं, उसकी एक टेबल है, बड़ी अच्छी टेबल है, आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो ये जरूर आप याद कर लेना, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसको, है ना? और ये अपन आगे भी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, है ना? अभी फिलहाल एक रिव्यू है इसका कि कौन कौन से एंजाइम का टॉपिक है, तो एंजाइम का एक थोड़ा सा प्रीव्यू है। आगे चल के अपन जिस डिसीज में, जैसे अपन लीवर के पढ़ रहे हैं तो लीवर के एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हार्ट के एंजाइम अपन आएंगे। तो देखें अपन एक नजर भाई। पहला है अपना एल्कलाइन फॉस्फेटेस, सॉरी एलानिन ट्रांसअमीनेज। एलानिन ट्रांसअमीनेज को अपन ALT भी कहते हैं, इसके भी 2 नाम है। ये एक्चुअली इसका अभी लेटेस्ट नाम है ALT। इससे पहले इसको SGOT बोलते थे। SGOT जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, SGOT को अपन ALT भी बोलते हैं। ALT एक्चुअली लेटेस्ट नाम है, SGOT थोड़ा पुराना नाम है, लेकिन आज भी कई लैब में SGOT SGPT भी नाम चल रहे हैं। ALT जो होता है वो लीवर डिसीज में बढ़ेगा। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस में भी ये एंजाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से लीवर के लिए एक और होता है एस्पार्टेट ट्रांसफॉर्मिनेज, इसको अपन AST बोलते हैं, और इसका भी दूसरा नाम होता है SGPT। ये भी अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, या तो AST बोल दो या फिर SGPT बोल दो, ठीक है? तो मैंने शायद उल्टा बोल दिया, AST-OT के लिए होता है, एक बार मैं कंफर्म कर लेंगे आप लोगों में। हाँ, SGPT, हाँ मेरे ख्याल से, ओके ओके, हाँ हाँ, मैं उल्टा बोल बैठा था। ALT को अपन SGPT बोलते हैं और AST को अपन SGOT बोलते हैं। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना? AST मतलब SGOT। SGOT जो होता है वो मसल्स की इंजरी में काफी हद तक बढ़ता है। लीवर की इंजरी में भी SGOT बढ़ेगा, लेकिन SGOT पूरी मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए कहीं पे भी कोई डैमेज होता है मसल्स का तो SGOT का लेवल बढ़ जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं भाई, अगर अपन LFT टेस्ट कर रहे हैं और SGOT और SGPT दोनों टेस्ट कर रहे हैं, तो SGPT जो होता है वो ज्यादा स्पेसिफिक होगा। ALT का दूसरा नाम अपना ASGPT। तो SGPT ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि वो लीवर की कंडीशन में बढ़ रहा है। SGOT भी बढ़ सकता है क्योंकि लीवर की मसल्स में होता है, लेकिन लीवर के अलावा भी हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनमें भी SGOT प्रेजेंट होता है। बहुत बढ़िया दिव्यांग, देखो जरा सी भी कोई मिस्टेक हो, इससे मालूम चलता है कि आप कितने कंसंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसी तरह से आपको अपनी गलतियां पकड़ना है। कोई छोटी मोटी अगर मैं मिस्टेक कर दूं, आर साहू ने लिखा सर स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन ऑन करिए। स्क्रीनशॉट करने की क्या जरूरत है आर साहू? दोनों चीजें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं
नोट्स आप प्रिंट करा लेना, और ये जो वीडियो है वो ऐप पे आप बाद में देख भी सकते हो। तो उसमें स्क्रीनशॉट की क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता है ना। स्क्रीनशॉट की परमिशन तो हम लोगों को खुद को नहीं है, तो आप लोगों को कहाँ से दे दूं ना। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेस जो होता है वो लीवर में भी बढ़ता है, इसके अलावा बोन डिसऑर्डर में भी बढ़ जाएगा और लीवर डिसीज में बढ़ेगा, दोनों में है ना। बोन में भी प्रेजेंट होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेस, तो बोन की कोई डिसऑर्डर हुई तो उस कंडीशन में भी एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ जाता है। आगे चले अपन एसिड फॉस्फेटेस पढ़ेंगे अपन वन बाय वन, आगे चल के इनके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसिड फॉस्फेटेस जो होता है वो प्रोस्टेट कैंसर की कंडीशन में बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट में ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिड फॉस्फेटेस। तो प्रोस्टेट का जब कैंसर होता है तो एसिड फॉस्फेटेस बढ़ जाता है। ठीक, अगर पेंक्रियास में इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हुआ, तो एमाइलेज और लाइपेज जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ेंगे भाई? क्योंकि पेंक्रियास से ही रिलीज होते हैं ये दोनों एंजाइम, इसलिए पेंक्रियास में जब इन्फेक्शन होगा तो एमाइलेज लाइपेज बढ़ जाते हैं। फिर आता है गामा ग्लूटामिल ट्रांसपेप्टिडेज, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में जीजीटी भी बोलते हैं। ये एल्कोहलिक लीवर डिसीज की कंडीशन में बढ़ जाता है। लीवर की डिसीज अगर अल्कोहल की वजह से हो रही है तो उस कंडीशन में गामा जीटी बढ़ जाता है। और थोड़ी देर पहले अपन ने सीपीके की बात की थी, तो सीपीके वैसे तो ब्रेन में भी प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट अटैक जिसको अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, आप लोगों में भी किसी ने बोला था अभी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में, हार्ट अटैक की कंडीशन में सीपीके बढ़ जाता है। सीपीके एमबी ज्यादा स्पेसिफिक है ना, तो सीपीके एमबी जो होता है वो हार्ट अटैक की कंडीशन में बढ़ जाता है ना। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ही मैंने एग्जांपल में रखा है, इतने ही आप याद रख लें। बाकी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में भी अपने एंजाइम अपन पढ़ेंगे वन बाय वन। जब अपन लीवर पढ़ेंगे, किडनी पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, तो उसमें भी अपने कई एंजाइम ये डिटेल में डिस्कस होने वाले हैं, है ना। तो फिलहाल अपना जितने भी जो स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री है उसमें अपन थोड़ा सा प्रीव्यू कर रहे हैं, आगे चल के थोड़े और डिटेल में अपन आगे चल के करेंगे। आज अपनी स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री की लास्ट क्लास थी, कल से अपनी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब बताएं, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो 2 मिनट में रुका हूं, उसके बाद में अपन क्लास ओवर करके मैं आप लोगों से विदा लूंगा। बाकी स्क्रीनशॉट की परमिशन मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। चलो, कल का टॉपिक मुकेश ने लिखा है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये आपको मुझसे या दिनेश सर से पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा जो सिलेबस है, ऐप जब आप खोलेंगे तो ऐप में सबसे पहले सिलेबस है ना, तो वो सिलेबस में ही जिस लैब टेक्नीशियन की जितनी भी क्लासेस हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। उस सिलेबस पे आप देखोगे तो सिलेबस में पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बाद में बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो आज का टॉपिक बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, जो सिलेबस में जो सीक्वेंस है सेम टू सेम क्लासेस उसी सीक्वेंस में चल रही हैं। अब सिलेबस कभी चेंज होता है तो उसको हटा के मैं दोबारा सिलेबस अपलोड करता हूं, तो कभी भी आप ऐप में देखेंगे तो ऐप में अगर सिलेबस पे राइट का क्लिक है इसका मतलब वो डाउनलोड कर लिया है आपने, और वो डाउनलोड है आपके पास ऑलरेडी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो जब भी आपको ये देखना हो कि कल की क्लास क्या है तो आप उस सिलेबस को एक बार खोल के देख लो, तो कल की क्लास आपको मालूम चल जाएगी। तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, जो सिलेबस है बिल्कुल वैसा का वैसा अपन करते जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक अपने बीच बीच में ऐड होंगे। तो जैसे ही ऐड होते हैं कोई टॉपिक तो उसको ऐड करके मैं सिलेबस में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो अगर आपको वो राइट का क्लिक नहीं दिख रहा है, उसकी जगह पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो आपको दोबारा से डाउनलोड करके देखना है कि कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, उसके हिसाब से अपनी क्लास चलती जाएगी। हर्षित ने कहा कैमरा काफी क्लियर है। हर्षित मैंने सेटिंग पिछले 7 दिन से की थी, आज 7 दिन से उसी कोशिश में लगा था। कल भी एक्चुअली वो सेटिंग में जो कैमरे में जो इशू आ रहा था ना, वो सेटिंग की वजह से ही आ रहा था। सेटिंग में मैंने कुछ सेटिंग ऐसी कर दी थी जिसकी वजह से कैमरा ज्यादा हीट हो रहा था, गर्म हो रहा था, उसकी वजह से। ममता ने भी लिख दिया कि सर आपने कितने घंटा पढ़ाई की थी। ममता, इस टॉपिक पे मैंने 1-2 दिन पहले की क्लास में डिस्कस किया है कि मैंने कितने घंटे
पढ़ाई की हुई हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। शारदा ने लिखा अच्छे से समझ में आया, बढ़िया। विटामिन की क्लास होगी, विटामिन की भी होगी पूजा, वो आप सिलेबस खोल के देख लो कि कौन कब जाके अपना विटामिन होगा। विटामिन अपना वैसे बहुत आगे चल के है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आगे चल के अपन पढ़ेंगे। रविता ने कहा कि व्हाट्सएप में मैसेज करो तो रिप्लाई नहीं आता, तो देखो मैं एक बात बता दूं, जितने भी सोशल मीडिया हैं उनको मेरी मैनेजमेंट टीम हैंडल कर रही है। तो मैनेजमेंट टीम, अगर आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कुछ मैसेज का आंसर मैनेजमेंट टीम को मालूम है तो वो उसका रिप्लाई दे देते हैं, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे हैं जिनके उनको आंसर नहीं पता है, तो वो शाम को 7 बजे फिर मैं सारे आप लोगों के मैसेज देखता हूं कि आप लोगों ने क्या क्या मैसेज किए हैं। शाम को 7 बजे से अभी क्लास एड हुई है ना, तो मेरी मैनेजमेंट टीम अब 7 बजे पूरा दिन भर का जितने भी स्टूडेंट के फोन आए हैं, मैसेज आए हैं, वो सब कुछ मुझको शाम को 7 बजे मेरी टीम बताती है कि सर इस स्टूडेंट ने ये बोला, वो नहीं बोला, है ना। तो जितने भी मैसेज हैं कॉल पे जो आप बात करते हैं, मैं शाम के उनके रिप्लाई देता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आपने कोई क्वेश्चन किया है, किसने बोला था ये, रविता है ना, तो रविता आपकी कोई भी डाउट होंगे तो मैं जरूर बात करूंगा। अदर स्क्रीन कब से चालू होगा जैसे लैपटॉप? अच्छा मुन्ना, लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी, है ना, मोबाइल पे ही लेना पड़ेगा क्लास। मोबाइल और लैपटॉप और टीवी पे अभी ऐप नहीं चल रहा है। मिकेलिस कॉन्स्टेंट को एक बार पढ़ो रूप सिंह, अपन कल कर लेंगे एक बार, अगर अपन को आपको ज्यादा लगता है तो कोई इमेज मैं उसमें डाल के आपको समझा दूंगा। संडे को अभी तक जितना पढ़ा है उसका टेस्ट, हाँ संडे को तो टेस्ट रख ही रहे हैं अपन, बिल्कुल। नर्वस सिस्टम की वीडियो नहीं चल रही तो मैं चेक कर लूंगा। चलो भाई, तो बाकी सब ये जो वीडियो है हाई क्वालिटी वीडियो के कारण, हाँ पुष्पेंद्र ने लिखा है हाई क्वालिटी वीडियो के कारण डाटा ज्यादा लगता होगा। तो देखो जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है, जैसे ये क्लास एंड होती है, अभी जैसे क्लास चल रही है, तो क्लास के तुरंत बाद ही अगर आप वीडियो देखोगे तो वो ज्यादा डाटा में यूज होगी। मैं थोड़े टाइम बाद में उसको फिर उसकी रिकॉर्डेड वीडियो के कम डाटा वाली वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मतलब अभी जैसे आप, जैसी मीटिंग ये क्लास वो एंड होगी तो 10 मिनट बाद ऐप पे मिल जाएगी क्लास आपको, लेकिन उसमें ज्यादा डाटा लगेगा। फिर मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, उसको कंप्रेस करता हूँ, कंप्रेस करके फिर उसको कम डाटा की करता हूँ। तो कम डाटा की जैसी रहती तो आप उसको डाउनलोड करोगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, एक मीडियम वाला एक हाई वाला। तो मीडियम वाले को कर दो तो उसमें कम डाटा खर्च होगा, 280 MB एक क्लास में खर्च हो रहा है। लेकिन वो कब खर्च हो रहा है, जब मैं उसको कंप्रेस करके डालता हूँ। तो कंप्रेस करके डालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा आप वेट कर लिया करो। और उसको समझाने के लिए मैं बता दूं आपको, अगर कोई वीडियो है, जैसे ये वीडियो का आइकॉन है, अगर वीडियो के आइकॉन पे इस तरह से एंटीना बना आ रहा है, इसका मतलब वो रिकॉर्डेड मतलब क्लास जो है वो ही रिकॉर्डेड पड़ी है ना। अगर ये एंटीना हट गया है, इसका मतलब उसको मैंने कंप्रेस करके वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो कंप्रेस वाली जो वीडियो है वो कम डाटा में 280 MB में पूरी क्लास चल जाती है। सर आप कैसे पढ़ाई करते थे, क्या स्ट्रेटजी करते थे? ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं यूट्यूब पे संडे के दिन अपलोड करूंगा ये पूरा, कैसे पढ़ाई कैसे करना चाहिए अपन को, पढ़ाई थ्योरी कैसे याद करना चाहिए। चलो आदित्य, आप अच्छी क्वालिटी में किया करो, मतलब समझा नहीं मैं, क्या अच्छी क्वालिटी में किया करें? चलो हाँ वीडियो अपलोड, ओके ओके। चलो ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत हो गया। मिलते हैं अपन कल अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद।